हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत यानी सिलेक्शन फ्रॉम सभा पर्व एंड उद्योग पर्व, जो कि हमारे इंग्लिश कोर्स में आता है। महाभारत के हमारे पास दो सेक्शन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, एक तो सभा पर्व और उद्योग पर्व। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम पहले वाले पार्ट डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग की बात करेंगे आज। तो उससे पहले हमें महाभारत की एक पृष्ठभूमि यानी कि एक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा ताकि हमें चीज़ अच्छे समझ में आए। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, ये तो कॉमन नॉलेज है जो कि आपको पहले से ही पता होगी, आप खाली रीड कर सकते हैं। इससे पहले हम मेन कंटेंट पे जाएं। आप पहले पीवाईक्यूज देख लीजिए कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको आगे की जो वीडियो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने में आसानी हो, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं दिखता तो हम उसके आंसर पे भी फोकस नहीं करते। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। विदुर के रोल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। पहला क्वेश्चन विदुर पे बना, फिर अगला क्वेश्चन विकर्ण पे बना, विकर्ण ने जो प्रोटेस्ट किया था। और पांडवास के ऊपर क्वेश्चन बना है, रोल ऑफ पांडवास। सिग्निफिकेंस ऑफ द्रौपदी क्वेश्चन, देखिए द्रौपदी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन बन गया। कैरेक्टर ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। फिर से यहाँ पे द्रौपदी के क्वेश्चन पे सिग्निफिकेंस, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से वो क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि मेनली किस पे क्वेश्चन बनता है, तो द्रौपदी क्वेश्चन पे, धृतराष्ट्र पे, और विकर्ण और विदुर पे, और पांडवास के रोल पे, यानी कि पांडवास को सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आपने ये देख लिया। तो चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मेन जो हमें एग्जाम में लिखना है, वो है डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। अब देखिए आप पूरी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, आप पूरा इसका बॉडी पढ़ सकते हैं, पर आपको तभी भी ये समझ नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी स्टोरी या फिर समरी या फिर जो हमें टेक्स्ट से लाइन मिलती है उनसे आंसर नहीं लिखना होता है। एग्ज़ाम में हमें एनालिसिस लिखना होता है कि उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया। और ये एनालिसिस ऐसा ही नहीं कि बहुत आसान सा होना चाहिए, इस एनालिसिस के अंदर कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स वर्ड आपको डालने हैं ताकि एग्जामिनर और ज़्यादा खुश हो। यानी कि वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, और क्रिटिक्स के स्टेटमेंट्स, यानी कि अलग अलग क्रिटिक्स ने इस पर क्या कहा है, ये भी होने चाहिए। और एनालिसिस और क्रिटिक, इन दोनों के ही नंबर मिलते हैं, समरी के नंबर कभी नहीं मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो डाइसिंग एंड सीक्वल ऑफ डाइसिंग में जो मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, देखिए तो शुरुआत वाला तो इंट्रोडक्शन है। आगे है यहाँ पे युधिष्ठिर पे क्वेश्चन बनता है, जिसके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। और फिर द्रौपदी के ऊपर तो बनता ही बनता है क्वेश्चन कि द्रौपदी के सवाल कैसे ये सारे पुरुषों को हिला के रख देते हैं। तो ये द्रौपदी वाला सेक्शन, ये वाला पैराग्राफ, ये और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विकर्ण और विदुर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, विकर्ण और विदुर, यानी कैसे प्रोटेस्ट किया था, जो कि कौरव होने के बावजूद भी द्रौपदी का पक्ष ले रहा था। और विदुर जो कि विजडम से धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ट्रेजेडी साबित होगी आगे चल के। धृतराष्ट्र का भी क्वेश्चन बनता है कि उनकी जो ब्लाइंड अटैचमेंट विद सन था, यानी कि अंधा प्यार करते थे अपने बेटों के साथ, दुर्योधन के साथ, तो वो कैसे ट्रेजेडी साबित हुई आगे चल के। तो और ये कंक्लूजन है एंड में। तो आपको मोस्टली इन्हीं पे, यानी कि मान लीजिए आपको विदुर या विकर्णा पे क्वेश्चन आता है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप विकर्णा या विदुर के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और फिर आपको कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग करनी है। डाइसिंग एंड इट्स सीक्वल एपिसोड इन द महाभारत स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट एथिकली वोलेटाइल एंड साइकोलॉजिकली चार्ज मूवमेंट इन द वर्ल्ड लिटरेचर। कि एक एथिकली वोलेटाइल, यानी कि सबसे ज़्यादा चेंज होने वाला, साइकोलॉजिकली चार्ज मूवमेंट, यानी कि दिमाग को हिला देने वाला मूवमेंट था। इट इज़ नॉट मेरली एन एक्ट ऑफ गैम्बलिंग बट ए मोरल क्रूसिबल वेयर द फाउंडेशनल पिलर ऑफ धर्मा, किनशिप, जेंडर एंड जस्टिस कोलैप्स अंडर द प्रेशर ऑफ ह्यूमन वीकनेस एंड पॉलिटिकल इंट्रिग। ये एक मोरल क्रूसिबल, यानी कि नैतिक परीक्षा की तरह साबित हुई थी, जहाँ पे धर्मा के फाउंडेशनल पिलर, यानी कि बुनियादी स्तंभ, ह्यूमन वीकनेस, मानव कमजोरी के कारण ध्वस्त हो गए थे। यानी कि जो मानव कमजोरी और जो षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, यानी कि पॉलिटिकल इंट्रिग यहाँ पे सामने आई थी, तो उससे जो हमारे पास धर्मा या फिर किनशिप या फिर कास्ट या जेंडर, इन सब के जो फाउंडेशनल पिलर्स थे वो ढह गए, यानी कि कोलैप्स हो गए। एज इरावती कर्वे रिमार्क्स, the dice game is the central tragedy of the Mahabharata. It is where the reason surrenders to fate and dharma begins its slow disintegration. इरावती कर्वे जो कि एक क्रिटिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं, तो वो कहती हैं कि डाइस गेम महाभारत सेंट्रल ट्रेजेडी के रूप में, यानी कि जब कोई चीज़ शुरुआत में तो बहुत हंसती खेलती शुरू होती है, पर एंडिंग होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ, यानी कि बहुत दुख के साथ। एक सेंट्रल ट्रेजेडी है, काया पलट हो जाना कह सकते हैं इसे, जहाँ पे रीजंस, यानी कि तर्क वितर्कों ने सरेंडर कर दिया था यहाँ पे भाग्य के सामने, फेट के सामने, और धर्म की त्रासदी शुरू हो चुकी थी। युधिष्ठिर पार्टिसिपेशन इन द डाइस गेम एक्सपोजेस अ पैराडॉक्स दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ द एपिक।
द टेंशन बिटवीन धर्मा एज ड्यूटी एंड धर्मा एज मोरल कॉन्साइंस। अब यहाँ पे बात आती है कि युधिष्ठिर की जो पार्टिसिपेशन थी एक पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास में उजागर करती है। युधिष्ठिर का जो पार्टिसिपेशन वो खुद नहीं चाहते थे, उन्हें पता था कि ये एक चीज़ गलत है, पर फिर भी उन्हें करना पड़ता है ताकि वो धर्मा ऑफ गेम को बचा सकें। वे जानते हैं कि गेम डिसीटफुल है यानी कि धोखाधड़ी वाला है, फिर भी क्षत्रिय धर्म की मजबूरी के कारण उन्हें इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कि उन्हें दुर्योधन ने दिया था शकुनी मामा के कहने पे। अब देख पा रहे हैं किस तरीके से एनालिसिस होता है। आपको खुद एनालाइज करना है कि एनालिसिस किस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए मैंने सिंपली नहीं लिखा पैराडॉक्स, ये एक पैराडॉक्स था। वो अपने क्षत्रिय धर्म के कारण इस इन्विटेशन को मना नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर धर्मा ऑफ गेम को डिनाई कर देते। आपको तो पता ही है युधिष्ठिर जो थे वो गॉड ऑफ धर्मा को कॉल किया था जब कुंती ने, तब जाके युधिष्ठिर पैदा हुए थे। गुरुचरण दास एस्ट्यूटली ऑब्जर्व युधिष्ठिर्स ट्रेजेडी इज नॉट दैट ही इज वीक बट दैट ही इज टू मोरल इन एन इमोरल वर्ल्ड। अब गुरुचरण दास भी एक क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि यानी समझदारी से कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि युधिष्ठिर की जो ट्रेजेडी है ये नहीं है कि वो वीक है, बल्कि ये है कि वो इतने ज़्यादा नैतिक है कि इससे अनैतिक वर्ल्ड में जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी वीक नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एक बहुत ही बुरे संसार में। तो ये कहना चाहते हैं गुरुचरण दास। हिज रिजिड एडहेरेंस टू एक्सटर्नल कोड्स ब्लाइंड हिम टू इनर एथिकल अवेयरनेस। अब कहते हैं कि जो धर्म के एक्सटर्नल कोड्स यानी बाहरी नियमों के कारण इतनी जो रिजिड एडहेरेंस थी यानी कि उनसे ही चिपके रहते थे, कठोरता से उनका पालन करते थे, इनके कारण की जो आंतरिक नैतिक जागरूकता यानी कि इनर एथिकल अवेयरनेस से वे अंधे हो गए थे। मतलब वो बाहरी नियमों में इतने खो गए थे कि वो अपनी जो खुद उन्हें मोरली लगता है, जो खुद अवेयरनेस होती है एक में कि क्या गलत है क्या नहीं, इसमें वो अंधे हो गए थे। उसमें तय नहीं कर पाए कि क्या सही है और क्या नहीं। उन्हें बस बाहरी नियमों का यानी कि एक्सटर्नल कोड्स मतलब होता है नियम का पालन करना सही लगा। द पांडवास ग्रेजुअल स्टेकिंग ऑफ किंगडम ब्रदर्स एंड वाइफ डेमोन्स्ट्रेट द कोरोजन ऑफ मोरल हायरार्की। एज इरावती कर्वे पॉइंट्स आउट इन युधिष्ठिर ड्यूटी बिकम्स ए मास्क फॉर कॉवर्डाइज हिज सेंस ऑफ राइटियसनेस इज ट्रेजिकली मिसप्लेस्ड। तो कहते हैं जिस तरीके से पांडवास को यहाँ पे युधिष्ठिर ने दाव पे लगा दिया, स्टेक पे लगा दिया, अपने पूरे किंगडम को पहले लगाया, फिर उसके बाद अपने भाइयों को भी लगा लिया, 20वें पासे में अपने वाइफ को भी स्टेक पे लगा दिया। वो दिखाता है कि किस तरीके से कोरोजन यानी कि मिट गया, कि किस तरीके से जो मोरल हायरार्की है, जो कि जिस तरीके से राजवंश चलना चाहिए, जिस नैतिक रूप से राजवंश चलना चाहिए, वो किस तरीके से बर्बाद हो गया। एज इरावती कर्वे पॉइंट्स आउट इन युधिष्ठिर ड्यूटी बिकम्स ए मास्क फॉर कॉवर्डाइज, यानी कि उनके लिए जो ड्यूटी यानी कि जो नियम है और जो कर्तव्य है वो एक मास्क बन गए उनके डरपोकपन के कारण। हिज सेंस ऑफ राइटियसनेस इज ट्रेजिकली मिसप्लेस्ड। अब जो उनका धर्म का जो सेंस था, धर्म को पालन करने का सेंस था, वो ट्रेजिकली मिसप्लेस्ड हो गया, त्रासदीपूर्ण तरीके से हट गया। वो एक तरीके से धर्म का पालन कर भी रहे थे और नहीं भी कर रहे थे। वो डाइसिंग यानी कि गेम के धर्म का पालन तो कर चुके थे, पर वो अपने जो नैतिक मूल्य थे, जो उनके नैतिक, जो कि उनके सेल्फ अवेयरनेस से आता है, सेल्फ एथिकल अवेयरनेस से आता है, वो उनका पालन नहीं कर पाए। Draupadi's intervention in the Sabha assembly marked the emergence of one of the most powerful ethical voice in the epic tradition। अब आपका जब द्रौपदी वाला क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इसी तरीके से शुरुआत करनी है कि द्रौपदी सवाल पूछती हैं, एक बहुत ही तगड़ा सवाल पूछती हैं। क्या कौन सा सवाल था? होम डिड यू लूज फर्स्ट, योर सेल्फ और मी? डिस्टेबलाइजेज द एंटायर पेट्रियार्कल एंड ज्यूडिकल फ्रेमवर्क ऑफ कुरुकोट। उनके एक सवाल से, यानी कि जब द्रौपदी सभा में आती है, असेंबली में आती है, तो ये महाकाव्य परंपरा यानी कि एपिक ट्रेडिशन की मोस्ट पावरफुल एथिकल वॉइस के रूप में उभरती हैं और वो सवाल करती हैं कि होम डिड यू लूज फर्स्ट, योर सेल्फ और मी। यानी युधिष्ठिर सवाल करती हैं, यानी कि तुमने पहले किसे खोया, अपने आप को या फिर मुझे? तो इस सिंगल स्टेटमेंट से जो पूरा कुरु का कोड था, यानी कि क्या था, पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान, और ज्यूडिकल यानी कि कानूनी ढांचे से जो कुरु का कोड भरा हुआ था, इसको पूरे को डिस्टेबलाइज कर देते हैं, हिला के रख देती हैं सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन से। In that single question lies the philosophical heart of the Mahabharata, the interrogation of ownership, agency and the moral legitimacy of power। ये सवाल महाभारत का फिलोसॉफिकल हार्ट यानी कि दार्शनिक केंद्र है, ओनरशिप यानी कि स्वामित्व, एजेंसी और पावर यानी कि शक्ति का मोरल लेजिटिमेसी यानी नैतिक वैधता है। सिर्फ एक क्वेश्चन से ये पूरी महाभारत की फिलोसफी तय हो गई थी, सिर्फ इस एक क्वेश्चन से। और इंटेरोगेशन यानी कि जिस तरीके से सवाल किया ओनरशिप पे, एजेंसी पे और मोरल लेजिटिमेसी, वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी मोरल लेजिटिमेसी पे जब बात आई, तो ये पूरे महाभारत का फिलोसफिकल सेंटर बन गया सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन से। B.R. Chopra's televised
रैंडिसन फेमसली एम्पलीफाइड दिस मूवमेंट विद दैट सिनेमैटिक ग्राविटास। अब बी आर चोपड़ा भी एक फेमस क्रिटिक है जिन्होंने लिखा तो कुछ नहीं है, या फिर वो बहुत कम लिखा है, पर इन्होंने टेलीवाइज किया था महाभारत को, जिसे हम कहते हैं बी आर चोपड़ा महाभारत। सिनेमैटिक ग्रेविटास क्या होता है? जो गंभीरता से क्रिस्टली हम जब किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं सिनेमैटिक ग्रेविटास। ग्रेविटास मतलब होता है गंभीरता। द्रौपदी क्लोथ्ड इन डिवाइन एंडलेस फैब्रिक, Krishna's divine power becomes the embodiment of moral infinity against human corruption. As Chopra interpreted, the unending sari is not a miracle of cloth, but of conscience, dharma itself protecting its truest devotee. अब बी आर चोपड़ा कहते हैं कि जो द्रौपदी कृष्णा की डिवाइन पावर दैवी शक्ति से कपड़े पहनाए गए थे, मोरल इन्फिनिटी का एम्बॉडीमेंट प्रतीक बन गया। ये जो जिस तरीके से कृष्णा ने अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके द्रौपदी को क्लोथ पहनाए थे, यानी कि उनकी कपड़े उनकी साड़ी को ख़त्म नहीं होने दिया था, एक मोरल इन्फिनिटी यानी कि नैतिक अनंतता का प्रतीक बन गया, यानी कि एम्बॉडीमेंट हो गया। चोपड़ा कहते हैं कि जिस तरीके से उनकी साड़ी कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, अनएंडिंग बन गई थी, वो एक मिरेकल ऑफ क्लोथ नहीं था, यानी कि कोई एक मिरेकल नहीं था, बल्कि कॉन्साइंस था कि धर्म खुद अपने जो ट्रूएस्ट डिवोटी होते हैं, जो उनका पालन करते हैं धर्म को, वो उनको बचाते हैं। गुरुचरण दास इंटरप्रेट्स द्रौपदी एज द कॉन्साइंस ऑफ महाभारत, द ओनली वन हु डेयर्स टू क्वेश्चन मोरल हाइपोक्रेसी एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन डिग्निटी। गुरुचरण दास जो कि क्रिटिक है, गुरुचरण दास द्रौपदी को महाभारत का ज़मीर मानते हैं। वो अकेली है जिसने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए नैतिक ढोंग यानी कि मोरल हिपोक्रेसी पर सवाल उठाने की हिम्मत की। हर डिफाइंस ट्रांसफॉर्म ह्यूमिलिएशन इनटू प्रोटेस्ट। सी डज नॉट एक्सेप्ट विक्टिमहुड, सी कन्वर्ट्स सफरिंग इनटू मोरल इंक्वायरी। अब आगे गुरुचरण दास कहते हैं, उनकी बगावत ने अपमान को विरोध में बदल दिया। मतलब जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया अपने अपमान के ऊपर, उन्होंने विक्टिम मोड में होना स्वीकार नहीं किया, यानी पीड़ित होना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने दुख को नैतिक जांच में बदल दिया, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल इंक्वायरी। हर क्वेश्चन कुड ए हस्बैंड हैविंग लॉस्ट हिमसेल्फ स्टेक हिज वाइफ हु वाज नॉट प्रेजेंट, नॉट कंसल्टेड एंड अनविलिंग? What is the duty of kings and elders when a woman is dragged into the court and humiliated? I am the daughter of Draupadi, king of Panchal, not the slave of Kurus. How then can a princess of Panchal, beggared and humiliated as a possession, has degenerated into a space of voyeurism and complicity? अब वो सभागारों से, मतलब जितने भी सभा में बैठे थे, उनसे सवाल पूछती हैं कि क्या एक पति को खुद जो खुद को हार चुका है अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है, जो वहाँ मौजूद भी नहीं थी, उनकी सलाह भी नहीं ली गई और वो राजी भी नहीं थी। और जब एक औरत को घसीटकर दरबार में अपमानित किया जाए तो क्या राजाओं बुजुर्गों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? आई एम द डॉटर ऑफ द्रौपद एंड किंग ऑफ पांचाल। वो कहती है, उनका ये बयान था, उन्होंने कहा, क्वेश्चन किया कि वो पांचाल की राजकुमारी हैं, कुरुओं की गुलाम नहीं। जो कोर्ट है वो ताक झाँक का, यानी कि वोयरिज्म का, और गलत कामों की हिस्सेदारी, यानी कि अपराधियों का, जो कि अपराधी ना होते हुए भी अपराधी हैं, यानी कॉम्प्लिसेट हैं, ने इस कोर्ट को तमाशा बना के रख दिया है। एज इरावती कर्वे स्टेट्स, द्रौपदी इज अ वुमेन ऑफ पिटी बट ऑफ इंटेलेक्ट, सी स्टैंड्स एज धर्मास फाइनल क्वेश्चन टू मैन। अब इरावती कर्वे कहती हैं कि द्रौपदी दया वाली नहीं है बल्कि बुद्धि वाली औरत है, वो आदमी के सामने धर्म का आखिरी सवाल बनकर खड़ी हैं। एज बी आर चोपड़ा ऑब्जर्व्स, the Mahabharata does not begin with the birth or a battle. It begins with a question, the Draupadi's question. अब बी आर चोपड़ा ने कहा है कि महाभारत किसी जन्म या लड़ाई से शुरू नहीं होता, यानी कि जो पांचों पांडव जब जन्मे थे या कुरु जन्म दुर्योधन उसका भाई जन्मा था, उससे ये महाभारत का लड़ाई तय नहीं हुआ था, बल्कि ये द्रौपदी के क्वेश्चन से शुरू हुआ था, जो द्रौपदी ने इस कोर्ट से सवाल किए थे। विकर्णास प्रोटेस्ट एंड विदुर's विजडम। अब दो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं, विकर्ण और विदुर। While the entire Kuru court descends into silence, two voices pierce through the moral darkness, Vikarnas and Vidura. जब पूरा कुरु दरबार चुप हो जाता है, यानी कि अंधकार में चले जाता है, तो दो आवाज़ें नैतिक अंधेरे को चीरती हैं। ये जो मोरल डार्कनेस है, इसको चीरते हुए आगे निकलती हैं, एक तो विकर्ण की, एक विदुर की। विकर्ण's protest against the disrobing of Draupadi by Dushasana becomes the emblem of individual integrity amidst collective sin. अब जो विकर्ण ने प्रोटेस्ट किया था दुशासन द्वारा द्रौपदी के कपड़े खींचने के खिलाफ, जो विकर्ण ने विरोध किया था, सामूहिक पाप के बीच व्यक्तिगत ईमानदारी का निशान बन जाता है। उसका जो विकर्ण का जो विरोध है, ये जो भी पाप हो रहा था सबके सामने और सब देख रहे थे इस पाप को होते हुए, एक व्यक्तिगत ईमानदारी, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत ईमानदारी, और इसका ये जो विकर्ण है ये उदाहरण बन जाता है, एक एम्बलम बन जाता है, यानी निशान बन जाता है।
Vidur said, when a woman having sons and husband alive is dragged into the assembly, it is as if virtue itself is dragged by the hair and insulted before the world. अब विदुर कहता है कि जब एक औरत को उसके बेटे और पति जिंदा हैं सभा में घसीटा जाता है, यानी बेटे और पति के जिंदा होने के बावजूद उससे सभा में घसीटा जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे नेकी यानी वर्च्यू 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 मतलब जो हमारे ठीक लाइव चल रहा होता है, नेकी यानी हमारे ठीक आंखों सामने जो कि वर्चुअली चल रहा होता है, ऐसे नेकी को ही बालों को घसीट के दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे नेकी यानी वर्च्यू को ही बालों से घसीट के दुनिया के सामने बेइज्जत किया जा रहा है। ही कंटिन्यूज, द कुरु विल रीप द फ्रूट ऑफ द एविल डीड। अब वो आगे कहते हैं कि कौन कहते हैं यहाँ पे विकर्ण उस सभा में, कुरु इस गलत काम का नतीजा भुगतेंगे, यानी कुरु ने जो गलती कर रहे हैं, ये जो एविल डीड है उनकी, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट है, जरूर भुगतेंगे। ये राज्य इस पाप से पैदा हुए गुस्से की आग में जल के राख हो जाएगा। कंज्यूम्ड मतलब यहाँ पे इसका मतलब कंज्यूम्ड का मतलब है कि जल के राख हो जाना। दो हिज वॉइस इज इग्नोर्ड, यानी कि हालांकि उसकी वॉइस इग्नोर हो गई थी, इट इज़ मोरली ल्यूमिनस, मतलब भले ही उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया हो कोर्ट में, पर वो नैतिक रूप से चमकता है, उसकी जो आवाज़ है वो नैतिक रूप से चमकती है, यानी ल्यूमिनस मतलब होती है चमकना। B.R. Chopra's adaptation highlighted Vikarna's anguish, the lone Kaurava whose heart rebels against fraternal wickedness। यानी B.R. चोपड़ा का जो टेलीवाइज वर्जन था यानी एडेप्टेशन था, जैसे B.R. चोपड़ा महाभारत कहते हैं, उसमें वो विकर्ण के एंग्विश यानी तकलीफ़, यानी जो गम होता है, तकलीफ़ होती है, यानी विकर्ण की तकलीफ़ को दिखाया है B.R. चोपड़ा ने अपने महाभारत में। वो अकेला कौरव जिसका दिल भाइयों की बुराई यानी फ्रेटर्नल विकेडनेस के खिलाफ था। एज गुरुचरण दास नोट्स, विकर्ण रिप्रेजेंट द ट्रेजेडी ऑफ गुड मैन इन ए बैड सिस्टम। अब जो गुरुचरण दास है वो विकर्ण के बारे में कहते हैं कि विकर्ण एक खराब सिस्टम में फंसे एक आदमी की ट्रेजेडी को दिखाता है, यानी कि एक बहुत ही खराब सिस्टम यानी करप्ट सिस्टम में फंसे हुए एक अच्छे नेक दिल आदमी की ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी को दिखाता है। विदुर द सन ऑफ व्यासा एंड ए मेड यानी दासी एंड ऑल्सो द वाइज चांसलर एंड मोरल कंपास ऑफ द कुरु डायनेस्टी आर्टिकुलेट्स व्हाट द अदर रिफ्यूज टू सी। विदुर जो व्यास और एक दासी के बेटे थे, कुरु वंश के समझदार सलाहकार और नैतिक दिशा को दिखाने वाले थे, उन्होंने वो सब साफ साफ कहा जो बाकी सब देखने से मना कर रहे थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वाइस हैं, तो फिर इन्होंने सलाह दी है कुछ इन्हें जो धृतराष्ट्र होते हैं उन्हें, जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। ऐसी सलाह बाकी लोग, वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि विदुर को दिख रही होती है, बाकी लोगों को नहीं दिख रही होती है, वो सभा में बैठे हुए लोगों को। ही रिपीटेड वार्निंग्स टू धृतराष्ट्र मेक हिम द वॉइस ऑफ प्रैग्मेटिक धर्म विजडम अनहीडेड। यानी कि धृतराष्ट्र को उनकी बार बार दी गई चेतावनियां उन्हें व्यवहारिक धर्म यानी कि प्रैग्मेटिक धर्म की आवाज़ बनाती हैं, एक ऐसी समझदारी जिसकी किसी ने परवाह नहीं की थी। इरावती कर्वे डिस्क्राइब्स विदुर एज द ओनली ट्रूली मॉडर्न मैन इन द महाभारत, रेशनल, डिटैच्ड, अवेयर ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ पावर। इरावती कर्वे विदुर को महाभारत में एकमात्र सही मायने में मॉडर्न आदमी मानती हैं, मॉडर्न बताती हैं, जो तार्किक यानी रेशनल है यानी तर्क में शामिल होता है, अलग रहने वाला यानी डिटैच्ड है, और पावर के साइकोलॉजी को समझने वाला था। हिज एथिकल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द धृतराष्ट्रस इमोशनल ब्लाइंडनेस। यानी कि उसकी जो नैतिक समझदारी थी वो धृतराष्ट्र के भावनात्मक अंधेपन से एकदम अलग थी। विदुर सेड, द किंग हु अप्रूव्स ऑफ सिन कमिटेड इन हिज प्रेजेंस शेयर इन द गिल्ट ऑफ द सिनर। विदुर कहते हैं कि वो राजा जो अपनी मौजूदगी में हुए पाप को ठीक मानता है, वह पापी के गुनाह में हिस्सेदारी होता है। यानी धृतराष्ट्र पर व्यंग करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, धृतराष्ट्र सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो भी पाप में संलग्न है, यानी वो भी पाप के एक भागीदारी हैं, एक हिस्सेदार हैं। गुरुचरण दास इंटरप्रेट्स विदुर स्टैंड्स अलोन इन द कोर्ट, धर्मास लास्ट विस्पर बिफोर द वर्ल्ड कोलैप्स इनटू साइलेंस। गुरुचरण दास इंटरप्रेट करते हैं यानी कि समझते हैं कि विदुर दरबार में अकेले खड़े थे, दुनिया के चुप होने से पहले धर्म का आखिरी फुसफुसाहट थी, यानी कि दुनिया तो चुप हो गई थी पर वो धर्म की एक आखिरी कठपुतली बन के बैठे थे, जो कि विस्पर कर रहे थे यानी कि फुसफुसाहट कर रहे थे। विदुर आफ्टर द ह्यूमिलिएशन सेज, ओ किंग, दो द फायर इज स्मैदर्ड, यानी रुक चुकी है, द एम्बर्स ऑफ रेथ रिमेन्स, द सन ऑफ पांडु विल नॉट फॉरगेट दिस डे। अपमान के बाद विदुर मतलब कोशिश करते हुए कहते हैं कि हे राजन, ओ किंग, भले ही आपने इस आग को बुझा दिया हो यानी कि स्मदर्ड कर दिया हो, पर गुस्से की चिंगारी, मतलब एम्बर मतलब होती है चिंगारी और रेत मतलब होता है जो गुस्सा होता है, बाकी है, मतलब ये जो गुस्से की चिंगारी जो बाकी है, पांडु के बेटे इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि जो
सन ऑफ पांडुज हैं, जो पांचों पांडव है, पांडु के बेटे, इस दिन है इसको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। और यही इस साम्राज्य के विनाश का यानी कि लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र ब्लाइंड अटैचमेंट यानी कि जो मोह का अंधरपन, यानी कि जो मोह का चश्मा पहन के बैठे थे धृतराष्ट्र, उसको कैसे व्यंग किया गया है, यानी व्यंगित किया गया है यहाँ पे, यानी कि सटायर किया गया है, जो कि आपको लिखना है एग्जाम में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। धृतराष्ट्र's ब्लाइंडनेस ऑपरेट्स ऑन बोथ फिजिकल एंड सिंबॉलिक लेवल्स, यानी धृतराष्ट्र का जो अंधापन था वो दो लेवल पे काम करता है, यानी शारीरिक तौर पर भी और इशारों यानी कि सिंबलिक तौर पे भी। ही इज़ द क्विंटेंशियल फिगर ऑफ मोरल पैरालिसिस, वन हु सीज द ट्रूथ येट कैनॉट एक्ट अपॉन इट। मतलब आँख से तो अंधे ही हैं, वो साथ में नैतिक रूप से पंगु यानी मोरल पैरालिसिस का भी सबसे अच्छा उदाहरण है। वो नैतिक रूप से भी पंगु है, यानी नैतिक रूप से भी अंधे हैं। वो सब कुछ सच देखते हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब सभा में क्या हो रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो जो सच देखता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता। His indulgence towards दुर्योधन ट्रांसफॉर्म लव इनटू एथिकल रॉट, दुर्योधन के प्रति उनका जो ज़्यादा लाड प्यार यानी इंडल्जेंस था, वो प्यार को नैतिक गंदगी यानी एथिकल रॉट में बदल देता है। गुरुचरण दास कॉल्स हिम द फादर हु मिस्टेक वीकनेस फॉर कंपैशन, गुरुचरण दास उन्हें वो पिता कहते हैं जो कमजोरी को दया समझ बैठता है। ही इज़ इनफर्म मैटर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, इनडिसाइसिव, इनफर्म मतलब होता है कमज़ोर, इनडिसाइसिव यानी कि जो निर्णय नहीं ले पाता सही समय पे। एक्सेसिव अटैच टू हिज सन एंड वेरी फैटलिस्टिक, वो फैसले लेने में कमज़ोर थे, हिचकिचाते यानी इनडिसाइसिव थे, अपने बेटे से हद से ज़्यादा जुड़े हुए थे यानी एक्सेसिव लव फॉर हिज सन, एंड बहुत भाग्यवादी यानी भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट, फेट के ऊपर डिपेंडेंट, फैटलिस्टिक थे, अपनी नैतिक इच्छा शक्ति के बजाय किस्मत के आगे झुकने को तैयार रहते थे, यानी कि फैटली इंक्लाइन टू सबमिट डेस्टिनी रादर देन मोरल विद द मोरल विल। He repeatedly vacillates between justice and attachments, ultimately nullifying both. वो बार बार न्याय और मोह के बीच झूलते रहे और आखिरी में दोनों को ही खत्म कर दिया। His moral blindness infects the entire court, turning it into what Karwa calls, यानी कर्व कॉल्स, यानी इरावती कर्वे, यहाँ पे कर्वे होगा, करवा नहीं कर्वे, कर्वे कॉल्स है थिएटर ऑफ धर्मास डीके, यानी उनके जो नैतिक अंधेपन ने पूरे दरबार को खराब कर दिया, जिसे कर्वे यानी कि इरावती कर्वे धर्म के सड़ने के थिएटर कहते हैं, यानी ऐसा थिएटर जहाँ धर्म सड़ गया हो, यानी डीके हो गया हो। धृतराष्ट्र इनडिसीजन एंड डिपेंडेंस ऑन अदर काउंसिल मार्क हिम एज ए ट्रेजिक स्पेक्टेटर रादर देन ए मोरल एक्टर, धृतराष्ट्र का अनिर्णय और दूसरों की सलाह पर निर्भरता उन्हें नैतिक काम करने वाला यानी मोरल एक्टर की बजाय एक दुखी दर्शक बना देती है, यानी बस जो बैठे बैठे देख रहा है, दुखी भी हो रहा है, देख भी रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। His eventual act of restitution, granting boons to Draupadi after the humiliation, is not moral repentance, political appeasement, an attempt to restore order without confronting guilt. अपमान के बाद द्रौपदी को जब वरदान देने का उनका आखिरी काम जो दिखाते हैं, यानी पूरे महाभारत में नैतिक पछतावे को दिखाते हैं, ये नैतिक पछतावा नहीं है, यानी मोरल रेपेटेंस नहीं है, जो दिखाना चाहते हैं वो कि नैतिक उन्हें पछतावा हो रहा है इस चीज़ का, ये नहीं है, बल्कि राजनीति शांति थी, यानी मतलब वो राजनीतिक रूप से शांति करना चाहते थे, पॉलिटिकल अपीजमेंट करना चाहते थे, बस शांत हो जाए सब कुछ। इसका मतलब था गुनाह का सामना किए बिना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। इवन आफ्टर विटनेसिंग द कैटास्ट्रोफ ऑफ फर्स्ट डाइस गेम, ही वीकली कंसेंट टू द सेकंड डाइसिंग, प्रूविंग दैट हिज अटैचमेंट हैज़ ओवरपावर्ड हिज कॉन्साइंस, यानी कि जब एक बार ये सब त्रासदी देखने के बाद भी दूसरे बार वो अलाउ कर देते हैं दोनों तरफ को कि जाओ तुम फिर से जुआ खेलो, मतलब पहले जुए की बर्बादी देखने के बाद भी वो कमजोरी से दूसरे जुए के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे साबित हुआ कि उनके मोह ने उनके ज़मीर पर हावी कर लिया था, यानी हावी हो गया था। दिस सेकंड डाइसिंग विच कंडेम द पांडवास टू 13 years ऑफ एग्जाइल यानी वनवास बिकम द इरिवर्सिबल स्टेप टूवर्ड्स द एनिहिलेशन ऑफ द कुरुज रेस, यानी जो दूसरा जुआ जब खेला गया जिसने पांडवों को 13 साल का वनवास की सज़ा सुना दी, मतलब हो गया ऐसी त्रासदी हो गई, कुरुवंश के एनिलेशन यानी विनाश की तरफ एक ऐसा कदम बना जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी अंत में महाभारत हुई इसके लिए। फ्यूटिलिटी, धृतराष्ट्र सिंबलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ मोरालिटी विदाउट मोरल करेज,
इसलिए धृतराष्ट्र दिखाते हैं कि नैतिक हिम्मत के बिना नैतिकता का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि नैतिकता तो आप दिखा रहे हो, मोरालिटी तो आप दिखा रहे हो कि आपने बूंस दे दिया, सबको ठीक हो गया है, अब पर ये फिर से दूसरी बार डाइसिंग के लिए अलाउ कर दिया। पहले वाले डाइसिंग की त्रासदी को देख के ये जो इन्होंने नैतिक हिम्मत दिखाई है अपनी, ये उनकी नैतिकता बिना नैतिक कैटास्ट्रॉफी प्रेजेंट पे नैतिक हिम्मत दिखाने अपनी बिना नैतिकता के। अब देखिए यहाँ पे ये कंक्लूजन, तो ये था यहाँ पे धृतराष्ट्र वाला सेक्शन, और बात है कंक्लूजन। पांडवा साइलेंस ड्यूरिंग द्रौपदीज ह्यूमिलेशन रिफ्लेक्ट नॉट नोबिलिटी बट द इंटरनल कोरोजन ऑफ धर्मा इटसेल्फ। द्रौपदी के अपमान के समय पांडवों की चुप्पी कोई बड़प्पन नहीं दिखाती, बल्कि धर्म के अंदर की जंग यानी कि इंटरनल कोरोजन लगने को दिखाती है, यानी कि धर्म की जो बर्बादी है उसे दिखाती है। इरावती कर्वे रिमार्क्स इन द सभा द पांडवास सीज टू बी हीरोज एंड बिकम्स मैन चेंड बाय देयर ओन आइडियल्स। इरावती कर्वे कहती हैं कि सभा में पांडव हीरो नहीं रहे, बल्कि अपने ही आदर्शों की जंजीरों में जकड़े हुए आदमी बन गए। इवन युधिष्ठिर's remorse later cannot undo metaphysical wound inflicted on धर्मा that day। यहाँ तक कि युधिष्ठिर के जो बात का पछतावा भी उस दिन को धर्म पे लगे गहरे घाव यानी मेटाफिजिकल वाउंड को मिटा नहीं सका। गुरुचरण दास राइट्स द महाभारत इज नॉट मिसोजिनिस्ट, इट इज़ डायग्नोस्टिक, इट एक्सपोजेस पैट्रियार्की एज एन एथिकल डिजीज। गुरुचरण दास लिखते हैं कि महाभारत औरतों से नफरत यानी मिसोजिनिस्ट, देखिए मिस मतलब होता है नफरत और जिनिस्ट मतलब होती है औरत से रिलेटेड, ऐसी मिसएंड्रिस्ट होता है यानी कि मिस मतलब नफरत और एंड्रिस्ट मतलब मेल रिलेटेड यानी कि मैस्कुलाइनिटी, और जिनिस्ट जब आती है जिनिस्ट GIN ऐसा कुछ आता है यानी कि तो उसका मतलब होता है फीमेल रिलेटेड यानी कि फेमिनाइन। तो मिस मतलब होता है नफरत, किसी भी चीज़ के आप पीछे मिस लगा देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम उसका मतलब होता है नफरत यानी कि औरतों से नफरत। महाभारत औरतों से नफरत करने वाला नहीं है, यह जांच करने वाला है यानी डायग्नोस्टिक करने वाला है। ये पितृसत्तात्मक यानी कि जो पैट्रियार्की थी वो एक नैतिक बीमारी के रूप में दिखाता है, क्योंकि सब सभा में बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। As B.R. Chopra famously said in an interview, from the moment Draupadi is dragged into the court, Kurukshetra become inevitable, not as revenge but as retribution। B.R. चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जिस पल द्रौपदी को दरबार में घसीटा गया कुरुक्षेत्र तय हो गया था, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दंड यानी रेट्रिब्यूशन के तौर पर, बल्कि दंड के तौर पर। इरावती, इन द वर्ड्स ऑफ इरावती कर्वे, द महाभारत इज नॉट अबाउट हीरोज एंड विलन, इट इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग एंटेंगल्ड इन धर्म वेब। इरावती कर्वे अपने शब्दों में कहती है, महाभारत हीरोज और विलन्स के बारे में नहीं है, यह धर्म के जाल में फंसे हुए इंसानों के बारे में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन धर्म के जालों में फंसे हुए लोगों की है, एग्ज़ाम में आ चुकी है बेसिकली। और भी मैं आपको कुछ जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जो आपको PYQs दिखाए थे वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी घुमा फिरा के अलग अलग मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा, पर बात ये कि पूछते हैं या तो धृतराष्ट्र से रिलेटेड होगा या फिर विकर्ण के रिलेटेड होगा या फिर विदुर के रिलेटेड होगा या फिर द्रौपदी का तो होता ही होता है, क्योंकि बेसिकली द्रौपदी के ऊपर ही बातें चलती हैं इसमें ज़्यादातर, और युधिष्ठिर के ऊपर भी बातें आती हैं यानी क्वेश्चन बनते हैं, और पांचों पांडवों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए पूरा ऑल इन वन आंसर हो जाएगा आपके लिए। आप कहीं से भी देख लीजिए, ये शुरुआत के 2 पेज समझने के लिए थे, बाकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आपको आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए यहाँ से पहला वाला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये हो जाएगा युधिष्ठिर और पांडवों के ऊपर एक ब्रीफ यानी कि आपको एग्ज़ाम में जो लिखना है वो, और यहाँ से शुरू होता है द्रौपदी का इंटरवेंशन यानी द्रौपदी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, द्रौपदी ने क्वेश्चन किया था सभा पे, उन क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। और विकर्ण और विदुर का भी सेक्शन इसमें डाला है मैंने, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बनता है, और धृतराष्ट्र का भी बनता है। धृतराष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे मोरल उनकी जो कैसे उनका जो अटैचमेंट में सन्स था वो उनके मोरल ऑब्लिगेशन पे एक दाग बन के रह गया। और यहाँ पे कंक्लूजन है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है, जो कि था डाइसिंग एंड द सीक्वल। अगला सेक्शन है द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। तो ये दूसरा सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।